तो यार इस वीडियो में समझेंगे कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, कौन-कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि क्यों डिप्लॉयमेंट, व्हाई? सब जानना चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है, कैसे उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया कि भाई डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ी कैसे, वो कौन-सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो तुम 80% तो वैसे ही समझ जाओगे और जो बचा हुआ पार्ट है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है डिप्लॉयमेंट और उसको कैसे एग्ज़ैक्टली वो सॉल्व कर रहा है, वो हम पूरे वीडियो में देखेंगे। डॉकर का भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है, तो उसे भी समझ रहे होंगे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि डिप्लॉयमेंट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। तो देखो, हमारे पास लेट्स से ये आप हो, मतलब ये एक नॉर्मल डेवलपर है। इस डेवलपर के पास अपना एक लैपटॉप है, अपना एक सिस्टम है, जिसमें ये रिएक्ट का और एक्सप्रेस के 2 अलग-अलग सर्वर चला रहा है। तो अब पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि यार ये अगर सर्वर अपनी मशीन पे चला रहा है, तो इस मशीन के अंदर जो सर्वर चल रहे हैं, उसको जो इंटरनेट पे यूज़र बैठा है, क्योंकि जो जितने भी हमारे यूज़र है वो कहाँ पे होंगे? वो सारे तो हमारे इंटरनेट पे होंगे। तो वो सारे यूज़र इन सर्वर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो उसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं टनल्स, कि हम टनल्स का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमने जो हमारी मशीन्स हैं, उन मशीन्स में पोर्ट्स ओपन कर दिए। जो हमारा फ्रंट एंड था वो 5173 पे चल रहा था, बैक एंड हमारा पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है, 8080 पे चल रहा है, 8000 पे चल रहा है, जिस पे भी चल रहा है। तो वो पोर्ट हमने ओपन कर दिए और उन टनल्स के थ्रू, टनल्स एक कॉन्सेप्ट होता है वीएस कोड में, बहुत ईज़ी वो काम कर जाता है। तो उनके थ्रू अपन पोर्ट्स ओपन कर सकते हैं इंटरनेट पे और उन टनल्स के थ्रू जो हमारे यूज़र रहेंगे, वो इन मशीन का एक्सेस कर सकते हैं। हमारे मशीन पे जो सर्वर चल रहा है, ईज़िली एक्सेस हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ पर ये जो मशीन है, इसमें 2 इश्यू निकलते हैं कि पहली चीज़, ये इनके पावर सोर्स जो हैं, वो रिलायबल नहीं है। मतलब देखो, जो लैपटॉप होते हैं या जो सिस्टम होते हैं, लैपटॉप की अगर बात करें, तो वो चलते हैं बैटरी पे, लेकिन सिस्टम की अगर बात करें, तो वो तो डायरेक्ट पावर सोर्स से चलते हैं। तो अगर सिस्टम में अगर होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके एरिया की, आपके कॉलेज की अगर अचानक से चली गई, तो बस जो आपके सिस्टम है, वो चालू नहीं हो पाएँगे, वो बहुत देर तक सर्व नहीं कर सकते। तो अगर आपकी मशीन ही बंद हो गई, तो उसके अंदर जो सर्वर चल रहे थे वो भी चले गए। तो फिर इसकी वजह से जो आपके यूज़र हैं, वो इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। यूज़र का एक्सपीरियंस यहाँ पर खराब हुआ। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या निकल के आएगी, इंटरनेट कनेक्शन। इस मशीन के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है, दैट इज़ इंटरनेट कनेक्शन। वो कैसे? अब हमें सबको पता है कि जब हमने वाई-फाई लगवा के रखे हैं, उन वाई-फाई की स्पीड बहुत स्लो होती है और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। तो अगर वो उनकी स्पीड स्लो है, अगर वो रिलायबल नहीं है, तो यूज़र 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो उसकी वेबसाइट लोड हो रही है, वो बहुत स्लो करके लोड हो रही है, या फिर कि उसकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, रिलायबिलिटी की वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से हम हमारे सर्वर को हम अपने सिस्टम पे रन नहीं कर सकते और उसको इंटरनेट पे सर्व नहीं कर सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है कि आप यूज़ करो क्लाउड की मशीन्स। मतलब देखो, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे बड़े-बड़े प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि एडब्ल्यूएस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर हो गया, तो ये जो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं, ये हमें मशीन रेंट पे करते हैं। मतलब इनने एक मशीन बनाई होगी कि भाई इस मशीन को हम लेते हैं रेंट पे, और इस रेंट कैसा होता है कि भाई आपको हर घंटे के हिसाब से पे करना पड़ेगा कि इस मशीन पे कितने रिसोर्सेज हैं, कितना हैवी आपने सीपीयू लगा के रखा है, कितनी आपने रैम इसके अंदर इंस्टॉल की है, इसके अकॉर्डिंग आपको इस मशीन के लिए पे करना पड़ेगा पर आवर पे। हाँ, वो पर आवर के अकॉर्डिंग प्राइसिंग उसकी रहती है, रेंट पर आवर के हिसाब से निकलता है। अब एक चीज़ और तुम्हें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि ये जो मशीन्स रहती हैं, इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी प्राइस वेरी करती है। मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया में प्राइस अलग हो सकती है, सिंगापुर में प्राइस अलग हो सकती है, यूएसए में प्राइस अलग हो सकती है। तो कितने रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहे हो और किस लोकेशन में रहते हुए यूज़ कर रहे हो, उन दोनों के अकॉर्डिंग इनकी प्राइस वेरी करती है। लेकिन इन सब से हट के हमें 2 बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि अब ये जो मशीन्स हैं, ये क्लाउड पर हैं, तो 2 हमें बेनिफिट देंगी। क्या? पहला तो पावर सोर्स। मतलब ये जो इतने बड़े-बड़े प्रोवाइडर्स हैं, इनके डेटा सेंटर्स होते हैं, जिनमें ये मशीन्स एक्चुअल में लगी रहती हैं, फिज़िकली प्रेज़ेंट रहती हैं। तो इन मशीन्स को पावर देने के लिए पहले ये रिसोर्स का यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल में ग्रिड होती है। मतलब कि जो बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती हैं, उनका ये यूज़ कर रही होती हैं। तो एक पावर सोर्स तो उनको वहाँ से मिलता है। लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में पावर नहीं रही, तो इनके पास बैकअप में रहते हैं जनरेटर्स, बहुत बड़े-बड़े जनरेटर्स रहते हैं, तो वो इनको बैकअप में पावर देते हैं। तो रिलायबल पावर सोर्स हमें मिलता है, पहली चीज़ इन मशीन के साथ। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब कभी अगर तुमने ऐसे एक मशीन ईसी2 के थ्रू
GNU रेंट लेके कभी ट्राई किया होगा, उसके अंदर कभी स्पीड या कोई सा पैकेज तो तुमने कभी इंस्टॉल किया होगा, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। कितनी स्पीड रहती है? 600 एमबीपीएस, और ये कैपिटल बी वाला बी है, ना कि स्मॉल बी वाला। अगर पता होगा डिफरेंस क्या होता है, 8x हो जाता है डिफरेंस समवेयर। तो 600 एमबीपीएस, 700 एमबीपीएस, 500 एमबीपीएस, इतनी ऐसी स्पीड हमें मिल रही होती है इन मशीन्स पे। तो जो 2 प्रॉब्लम्स हमारी लोकल मशीन में थी, पहला पावर सोर्स, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके देती हैं हमारी ये मशीन्स। अब हम करते क्या हैं, ये जो मशीन हमने रेंट पे ली है, इस मशीन के ऊपर हमारे दोनों सर्वर या जो भी हमारा सर्वर चल रहा होता है, इस सर्वर को इस मशीन पे रन करना चालू करते हैं, और रन करने के बाद जो हमारे यूजर्स रहते हैं, वो यूजर इस मशीन पे अपनी रिक्वेस्ट को भेजते हैं, और यहाँ से अपनी वेबसाइट सर्व हो रही होती है, और दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या? डिप्लॉयमेंट मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके जो सर्वर है, उन सर्वर को रन करना आपकी क्लाउड मशीन्स पे जो आपने रेंट पे ली थी, और ताकि आपके जो यूजर्स हैं, वो यूजर्स उस वेबसाइट, उस सर्वर को एक्सेस कर पाएँ। दिस इज़ कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है? कि जो हमारी लोकल मशीन्स में प्रॉब्लम होती हैं, पहला पावर सोर्स, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है हमारी ये मशीन्स। और डिप्लॉयमेंट, तब डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से दूसरे टाइप होते हैं, उन्हें यहाँ पे समझेंगे, और फिर एग्ज़ैक्टली एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अच्छा, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला होता है कि हम डिप्लॉयमेंट के लिए रेंडर, वर्सल, डिजिटल ओशन ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर लें। अब इनके नाम सुने होंगे, इनमें होता क्या है कि हमें सिर्फ़ बताना होता है कि ये हमारा कोड है, गिटहब पे इसकी रिपॉज़िटरी है, आपको इतने सीपीयू के साथ इतनी रैम पे इनको रन करना है, और ये फिर बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं। मतलब ये क्या-क्या मैनेज कर लेते हैं, कि जैसे ही अगर आप गिटहब पे अगेन कोई सा पुश करोगे, तो वो जो चेंजेज़ आपने कोड के अंदर किए हो, ये वापस से उनको उन चेंजेज़ के साथ वापस से एक नया डिप्लॉयमेंट कर देता है, खुद से वहाँ पे कर देता है, और आपका जो नया वाला वर्ज़न है, वो तुरंत लाइव हो जाता है, यूज़र्स को तुरंत देखना चालू कर देते हैं। तो व्हिच इज़ गुड, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपा रहा होता है कि एग्ज़ैक्टली ये कैसे करता है। एंड ये सिर्फ़ स्टार्टअप मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्पीड के पीछे भागते हैं कि भाई हमें बस जल्दी-जल्दी शिप करना है, यूज़र्स को लेकर आना है, उनको सर्व करना है, एंड जल्दी-जल्दी ग्रो करना है। तो स्पीड के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एडब्ल्यूएस EC2 का यूज़ कर रहे हैं, अज़ूर वीएम्स का यूज़ कर रहे हैं, या गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म कंप्यूट का यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये जो दूसरा तरीका है, ये हम एक्चुअली इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि पहली चीज़, इस तरीके से आपको सच में पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। आपका जो कोड है वो डिप्लॉयमेंट में एग्ज़ैक्टली कौन-कौन चीज़ें उनको रन कर रही होती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और यही सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाने वाली, कि आपका कोड एग्ज़ैक्टली रन कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि EC2 की हेल्प से हमारे पास 2 ऑप्शन और हैं, अज़ूर वीएम्स, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म, बट फॉर नाउ अभी हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, AWS EC2। 2 रीज़न है, कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, फ्री में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो EC2 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जो AWS है, AWS पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले से अगर अकाउंट क्रिएट है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जाओ, अगर नहीं है तुम जाओ अकाउंट क्रिएट करो, तुमसे कार्ड माँगेगा तो तुम कार्ड लगा सकते हो, और अकाउंट क्रिएट करके देन वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो फाइनली अब आप जो देख रहे हो, ये हमारा कोड बेस है जो हमें एक्चुअल में डिप्लॉय करना होगा। तो 2 फ़ोल्डर मेन है हमारे इसके अंदर, पहला सर्वर है, दूसरा हमारे पास क्लाइंट है। तो क्लाइंट के लिए जो कोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रिएक्ट का, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं, और सर्वर में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस का। तो अभी के लिए अगर मैं दोनों को इंडिविजुअली भी चलाता हूँ, तो ये बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। इफ आई रन द सर्वर npm रन dev, तो लोकल होस्ट कॉलन 3000, एक और टर्मिनल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं विथ cd client npm run dev। तो बहुत खास यूआई नहीं है, बट देखने लायक है थोड़ा सा। ये रहा अपना 5173 रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड 403। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम वहाँ पे भी दिख रही है कि भाई इधर पे एरर आ रहा है, बट यूआई अपना कुछ कुछ ऐसे ही 2 पेज यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं। पहला होम है, दूसरा हमारे पास अबाउट है। तो ये एक सिंपल सा यूआई है जिसमें थोड़ी बहुत राउटिंग की गई है। और बैकएंड की अगर हमारी बात की जाए, तो बैकएंड जो हमारा सर्वर है, इस सर्वर पे एक सिंगल एपीआई एग्ज़िस्ट करती है, और ये एपीआई हमारी कौन-सी है, /API/items, जो एक डमी डेटा यहाँ पे रिटर्न करती है। अभी एक्चुअल अपन कोई प्रोडक्ट नहीं क्रिएट किया है। अगर वैसा बोलोगे कि भाई कोई सा प्रोडक्ट लेकर आ जाओ, कोई सा प्रोजेक्ट लेकर आ जाओ, तो उसके लिए कमेंट कर देना। उस पे भी सोचेंगे कि भाई वाला प्रोडक्ट लेकर आना है, कौन-सा लेकर आना है वो भी कमेंट कर देना। तो अब देखो ये सिंपल सा अपना है। अब देखो होता क्या है ना, ये जो बिगिनर्स बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिएक्ट के कोड को अलग वो डिप्लॉय करते हैं ऑन प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक वर्सल, एंड जो बैकएंड है उसको वो अलग डिप्लॉय करते हैं ऑन प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक रेंडर।
तो 2 अलग-अलग सर्वर डिप्लॉय हैं, वर्सल पे और रेंडर पे, हाँ, बिगिनर करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम जनरली एक सिंगल सर्वर क्रिएट करते हैं और उसी सिंगल सर्वर से हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों क्रिएट करवा रहे होते हैं, मतलब दोनों सर्व करवा रहे होते हैं। तो ये होता कैसे? देखो, इसकी शुरुआत होती है कि जो आपका फ्रंट एंड मतलब कि जो आपका ये क्लाइंट वाला फ़ोल्डर है, इस क्लाइंट वाले फ़ोल्डर के अंदर आप आते हो और अगर आपने इसको वीट से क्रिएट किया होगा, तो इसमें जब आप एक कमांड रन करोगे npm रन बिल्ड, तो ये आपको एक फ़ोल्डर देती है यहाँ पे डिस्ट नाम का। उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसका फुल फॉर्म होता है बट शॉर्ट में डिस्ट बोल रहे होते हैं। तो डिस्ट फ़ोल्डर यहाँ पे मिलता है, दिस इज़ द डिस्ट फ़ोल्डर। और इस डिस्ट फ़ोल्डर के अंदर पता है अच्छी बात क्या होती है कि जो भी आपने रिएक्ट का कोई सा भी कोड लिख के रखा हो, वो पूरा की पूरा कोड कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ़ 3 फाइल्स में, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। इन 3 फाइल्स में वो पूरा की पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देखो, हमारे पास पहली फाइल यहाँ पे निकलती है index.html, दूसरी फाइल यहाँ पे निकलेगी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की। इसके अंदर पूरा जितना भी हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा, वो हमें देखने के लिए मिलेगा। हाँ, तो अभी ये जो कोड देख रहे हो ये रीडेबल नहीं है, एटलीस्ट ह्यूमन के लिए तो नहीं है, मशीन के लिए काइंड ऑफ कर दिया गया है कि अब इसको सिर्फ मशीन ही समझ पाएगी, मशीन ही इसको रन कर पाएगी। आप इसमें अब एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना है, तो जो आपका रिएक्ट का कोड होगा, उसमें जाके आप एडिट करो और वापस से उसको बिल्ड निकाल लो, तो उसमें आप कर सकते हो। एक बार ये बन गया, तो इसमें एडिट्स नहीं होते। और ये रही आपकी सीएसएस की, सेम गोज़ विद सीएसएस। तो इसमें थोड़ा बहुत आप रीड कर सकते हो, लेकिन स्टिल ये उतना रीडेबल नहीं होता है मेनली तो। तो हमने पहला काम क्या कर लिया, हमने क्लाइंट फ़ोल्डर पे गए, उस पे कमांड रन कर लिए npm रन बिल्ड, हमें एक फ़ोल्डर मिल गया डिस्ट। अब इस डिस्ट फ़ोल्डर का हम क्या कर रहे होते हैं? डिस्ट फ़ोल्डर के अंदर जितना भी कंटेंट रहता है, इस कंटेंट को हम कॉपी करेंगे बैकएंड के पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर एक फ़ाइल ऑलरेडी है, इसे मैं रिमूव करूँगा एंड यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। अच्छा, तो पेस्ट हमने कर दिया। अब देखो होगा क्या कि जो मेरा फ्रंट एंड का जितना भी था, फ्रंट एंड का मेरा जितना भी था, जितना भी मेरा कोड था, उसको मैंने 3 फाइल में कन्वर्ट किया, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में। फिर उन तीनों फाइल्स को मैं लेके कहाँ पे चला गया, मेरे सर्वर मतलब बैकएंड के अंदर। और अब देखो बैकएंड की जो मेरी मेन फाइल रहती है, अभी क्या है वो index.js। तो इसमें मुझे 3 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, क्या-क्या? 3 नहीं, एक्चुअल में 2। पहली क्या है? पहली यहाँ पे रहती है ऐप.यूज़ एक्सप्रेस.स्टैटिक पब्लिक डीआईआर। अब ये पब्लिक डीआईआर क्या है? ये मेरा पाथ है पब्लिक फ़ोल्डर तक का। इस फ़ोल्डर तक का मेरा पाथ है ये पब्लिक डीआईआर। तो इस लाइन में ये अपना मिडलवेयर क्या करता है? ये मिडलवेयर पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनको एक्सेसिबल बना देता है इंटरनेट पे कि आप उनको बहुत ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हमने की है दैट इज़ अ वाइल्ड कार्ड राउट। अब ये जो वाइल्ड कार्ड राउट है, ये क्या कर रहा है कि अगर कोई सी भी रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे आती है जो स्लैश एपीआई से मैच नहीं करती और उसकी मेथड गेट है, तो उसको इस कंट्रोलर के थ्रू हैंडल किया जाएगा। और इस कंट्रोलर में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो हमारी index.html फाइल है, जो हमारी पब्लिक फ़ोल्डर में है, उसे हम सर्व कर दे रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो होता क्या है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो होता ये है कि जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है, वो बैकएंड सर्वर सर्व करना चालू कर देता है। मतलब देखो, मैं तुम्हें एक अब इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा सर्वर है, सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करते हैं विद कमांड npm रन डेव। तो इसका आउटपुट क्या हुआ? जो हमारा सर्वर है वो चल रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और लिखूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000 एंटर किया, तो देखो ये मेरा जो पोर्ट है, देख लो पोर्ट, देखो पोर्ट कौन सा है, 3000, जिस पे अपना सर्वर चल रहा है और इधर पे मेरा फ्रंट एंड भी सर्व हो रहा है। तो बस आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या-क्या? पहले तो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो आपका फ्रंट एंड का पूरा बिल्ड था, वो पूरा कंटेंट आएगा। दूसरी चीज़, आपको एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है express.static, जहाँ पे आपका पब्लिक फ़ोल्डर तक का पूरा पाथ रहेगा। तीसरी चीज़, आपको यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड एपीआई क्रिएट करनी पड़ती है कि अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है जो बैकएंड पे नहीं है, तो वो कौन हैंडल करेगा उसको? फ्रंट एंड हैंडल कर रहा होगा। तो इन 3 चीज़ों को करने से जो हमारा बैकएंड का सर्वर है, वही फ्रंट एंड को भी सर्व करना चालू कर देता है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? देखो, मैं तुम्हें ना प्लान बताता हूँ कि हमारा प्लान एग्ज़ैक्टली है क्या? देखो, प्लान बहुत सिंपल है। ये अभी मेरी एक मशीन है, जिस पे मैं अपने सर्वर को चला रहा हूँ, लोकल मशीन है। हमें करना क्या है? EC2 पे हमें एक मशीन रेंट पे लेनी है और फिर जब इस मशीन को हम रेंट पे ले लेंगे, तो जो हमारे कोड है, इस कोड को हम पुश करेंगे इस मशीन पे और उस सर्वर को हम रन कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर मशीन पे और उसी के थ्रू हम हमारे सर्वर को एक्सेस कर पाएँगे। तो ये हमारा एक्चुअल में
प्लान है। अब इसके लिए हमें इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है। पहला क्या? पहला पार्ट ये है कि ये जो मशीन है, इस मशीन को पहले तो रेंट पे लेना है। अब वो कैसे करना है, वो भी समझाऊँगा। दूसरी चीज़, जब मशीन हमें मिल जाएगी, तो इस मशीन पे हम कैसे कोड को पुश कर पाएँगे, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब पहली स्टेप पे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर इस मशीन को हमें रेंट पे लेना है। तो अभी हम यहाँ पे कहाँ आ चुके हैं? एडब्ल्यूएस कंसोल पे। अब एडब्ल्यूएस कंसोल कैसे तुम ओपन कर सकते हो? तो यहाँ पर तुम लिखोगे एडब्ल्यूएस कंसोल। अब इसको एक्सेस करने के लिए पहले तो तुम्हें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो तुम अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या साइन इन टू कंसोल, अगर पहले से अकाउंट होगा तो इस पे जा सकते हो। तो साइन इन टू कंसोल पे जैसे ही आओगे तो तुम इसी पेज पे आ रहे होगे। हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो EC2 है, अब EC2 अगर तुम पहली बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो EC2 यहाँ नहीं दिखेगा, तो कहाँ पे दिखेगा? व्यू ऑल सर्विस, या तो ये एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इधर पे जो 3 डॉट्स हैं ऑल सर्विसेज़ में, इधर पे आके देखोगे तो पहला ही ऑप्शन तुम्हें क्या दिखेगा? EC2 का। तो EC2 पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद इधर पे ऑप्शन आएगा इंस्टेंस का। इंस्टेंस का ऑप्शन आने के बाद हमारे पास एक बटन आएगी लॉन्च इंस्टेंस की। अब ये मेरे पीछे छुपी हुई है, मतलब मेरे ऊपर काइंड ऑफ मेरे पीछे ही आ रही है। तो अब देखो ये यहाँ एक बटन है लॉन्च इंस्टेंस की, लॉन्च इंस्टेंस, इस बटन पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन देता है कि आप कैसा लॉन्च करना चाहते हो, और जो आपकी ये मशीन होने वाली है, इस मशीन का नाम क्या रहेगा? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस मशीन को रेंट पे ले रहे हैं। हाँ, खरीद नहीं रहे, रेंट पे ले रहे हैं कि भाई हमें किस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए और इस मशीन का नाम क्या होने वाला है। तो पहले तो इस मशीन का नाम मैं बता रहा हूँ, लेट्स से हम इसको नाम दे रहे हैं डिप्लॉयमेंट, हाँ, सिंपल डिप्लॉयमेंट मशीन। हमने इसका नाम दे दिया डिप्लॉयमेंट मशीन। और अब आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि आप इसमें कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हो। हाँ, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो हमारे पास अमेज़न लिनक्स होता है, मैक ओएस का पुराने वर्ज़न होते हैं, उबंटू, विंडोज़, रेड हैट, बहुत सारे होते हैं। अभी के लिए जो अमेज़न लिनक्स है, लाइट वेट है काफ़ी, इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर आर्किटेक्चर क्या रखना चाहते हो? आप यहाँ पे आर्म आर्किटेक्चर रखना चाहते हो या एएमडी आर्किटेक्चर? ये जो होता है इसको अपन एएमडी आर्किटेक्चर भी बोल रहे होते हैं, और ये होता है अपना आर्म जो मैक ओएस में चलता है। तो हम यहाँ पे कौन-सा आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे? दिस विल बी एएमडी 64 बिट वाला। तो इसको हम यूज़ करेंगे। फिर इस मशीन में की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? देखो क्या कर लिया? 2 चीज़ें कर ली अभी तक। मशीन का नाम दे दिया, ठीक है। मशीन में कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, वो आपने बता दिया, चलो बढ़िया है। फिर आर्किटेक्चर क्या रहेगा, ये भी आपने बता दिया, चलो ये भी बढ़िया है। फिर आपको बताना रहता है कि ये जो मशीन है, ये कितनी हेवी होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मतलब इसमें कितने सीपीयू रहेंगे, इसमें कितनी रैम रहेगी, ये आपको बतानी पड़ती है। तो अभी के लिए जो हमारी T3 माइक्रो है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये कितनी आती है, इसमें 2 वर्चुअल सीपीयू रहते हैं और 1 जीबी हमारे पास रैम रहती है। और प्राइसिंग इसकी कितनी है, तो प्राइसिंग जो हमारे पास निकल रही है $0.0132 पर आवर, ये हमारी यहाँ पे प्राइसिंग निकल रही है। ओके, यूएसडी पर आवर ऑन डिमांड ट्रायल, ठीक है, अभी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। चलो, अब एक चीज़ यहाँ पे निकलेगी कि यार आप मशीन क्रिएट तो कर दोगे, ये मशीन आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे, लेकिन फिर इसके अंदर चीज़ें कैसे लेके जाओगे? मतलब कि जो आपका कोड है, उस कोड को आप इस मशीन पे कैसे लेके जाओगे, वो भी आपको चाहिए रहेगा। तो देखो, हम ये मशीन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद इस मशीन से हमें कनेक्ट करना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, हम कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन कोई और भी तो कनेक्ट कर सकता है, मतलब कि ये मशीन भी तो इंटरनेट के ऊपर ही बैठी है, और इंटरनेट पे तो कोई कुछ भी कर सकता है काइंड ऑफ। तो हमें कुछ एक पासवर्ड काइंड ऑफ चाहिए रहता है, एक पास की काइंड ऑफ कुछ चाहिए होती है। तो ये जो हमारे पास एक की है, ये की वही काम करती है। तो हम देखो, अभी अगर पहला अकाउंट होगा तो तुम्हारे पास की नहीं होगी, तो क्रिएट न्यू की पेयर, इस पे आप करोगे क्लिक। क्लिक करने के बाद पैमकी, और इस पे मैं नाम दे रहा हूँ डिप्लॉयमेंट मशीन की। तो यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया, क्रिएट किया की को, और जैसे ही आप इसको क्रिएट करते हो तो ये सीधा-सीधा डाउनलोड भी हो जाएगी आपके सिस्टम पे। एंड फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो नेटवर्क सेटिंग्स है, ये नेटवर्क सेटिंग्स इम्पोर्टेंट है, हम इसको ऐसे नहीं रख सकते। तो देखो, अब होगा क्या कि तुम्हें जो वीपीसी करके एक टर्म होती है, अब हो सकता है कि वो पहले अपने आप क्रिएट ना हुआ हो, या बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो डिफ़ॉल्ट एक, जब तुम एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, तो तुम्हें खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो ऑटो असाइन्ड पब्लिक आईपी है, ये होना चाहिए, वरना होगा क्या कि अगर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी यहाँ पे नहीं रहा, तो इट मीन्स कि आपकी मशीन तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आप इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि हमारे जितने भी यूज़र होंगे वो इंटरनेट के थ्रू ही इस मशीन के अंदर के जो सर्वर है उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी है, ये यहाँ पर इनेबल होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो बीपीसी रहेगा उसमें इनेबल ये रहता है। एंड अगर ये इनेबल नहीं है तो एडिट पे आना और इसको इनेबल करना।
अब देखो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे होगा। अभी के लिए अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम, ठीक है, एनीवेयर। सेम हम यहाँ पे करेंगे अलाउ एचटीटीपीएस ट्रैफिक एंड अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। एंड कॉन्फ़िगरेशन की एक्चुअल एसएसडी जो आपकी रहेगी, सेकेंडरी जो स्टोरेज रहती है वो आप यहाँ पे बताओगे। और इतना करने के बाद आई थिंक हाँ इतने में अपना काम हो जाएगा। तो एक बार पूरा बता देता हूँ कि ये जो एक मशीन हम क्रिएट करने वाले इसमें कैसा क्या होने वाला है। इस मशीन का नाम क्या रहेगा, डिप्लॉयमेंट मशीन। ओके। मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा अमेजॉन लिनक्स, जो अमेजॉन ने खुद का ही क्रिएट किया है। एंड फिर आर्किटेक्चर रहेगा इसका x64, दैट इज AMD आर्किटेक्चर। एंड जो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब रिसोर्सेज, 2 वर्चुअल सीपीयू रहेंगे, 1 जीबी हमारे पास रैम रहेगी। कनेक्ट करने के लिए हमें एक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो की हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, उसी का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है बताऊँगा, कैसे कनेक्ट करना है वो भी बताऊँगा। फिर नेटवर्किंग में बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ये इनेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो एडिट करके इनेबल करना, लेकिन ये होना चाहिए। फिर अलाउ एसएसएच ट्रैफिक और अलाउ ट्रैफिक। ये एसएसएच ट्रैफिक का मतलब क्या है कि देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि जब ये मशीन क्रिएट हो जाएगी तो इस मशीन से हमें कनेक्ट करना रहेगा, कोड इधर से लेके जाना रहेगा। तो वो जो कनेक्ट करने वाला पार्ट है वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, जिस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं, एसएसएच। तो एसएसएच प्रोटोकॉल का जो भी ट्रैफिक होने वाला है उसको अलाउ करने की बात की जा रही है। एचटीटीपीएस मतलब जो अपना नॉर्मल यूजर होने वाला है वो कैसे ट्रैफिक को भेजेगा, कैसे कर रहेगा, उसके लिए प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी। तो इन दोनों को भी हम अलाउ कर रहे हैं और स्टोरेज हमने यहाँ पे रख दी। और फाइनली अब आएंगे और इसे करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। तो इंस्टेंस लॉन्च होने में अराउंड 1-2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं फिर अपना इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या वो हो चुका है? हाँ बढ़िया, ये हो चुका है। तो इंस्टेंस हमारा क्रिएट हुआ। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो पब्लिक आईपी है ये इसका आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब जो हमारी मशीन है, ये मशीन हमारी फाइनली क्रिएट हो चुकी है। ये मशीन क्रिएट हो चुकी है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तब देखो कनेक्ट करने कैसा है, तो कनेक्ट वाली बटन पे क्लिक करोगे। इन एसएसएच क्लाइंट देखो 2 ऑप्शन आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होगा इन वेब ब्राउज़र। तो ये नहीं करना अभी के लिए, हम कहाँ पे जाएँगे, इन एसएसएच क्लाइंट पे। तो इन एसएसएच क्लाइंट पे जाने के बाद ये आपको 2 कमांड देगा। इन दोनों कमांड को आपको रन करना है, लेकिन कैसे करना है सुनो। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास एक सर्वर है, इस सर्वर में मैं एक जो है, तो सबसे पहले तो जो मेरी की होने वाली है, इस की को मैं लेकर आऊँगा। यप दिस वन। तो दिस इज आवर की। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये की ऐसे पब्लिक नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी मेरी वीडियो में दिख गई है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग पे है तो मैं इसको हटा दूंगा। जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी यूट्यूब पे जाएगी तब तक ये वीडियो की भी डिलीट हो चुकी होगी और मशीन भी डिलीट हो चुकी होगी, तो टेंशन नहीं है अभी उस चीज़ का। बट ये कभी भी, ये की कभी भी पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वरना जिसके पास भी ये की होगी वो आपकी मशीन से कनेक्ट कर सकता है और उसमें कुछ भी कर सकता है वो। तब देखो ये आपके पास आ गया। इसके बाद जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल पे एकदम हम आते हैं रूट पे। रूट पे आने के बाद ये जो हमारा कनेक्ट वाला सेक्शन है, ये हमें 2 कमांड रन करने के लिए बोल रहा है। पहला क्या है, CH400। तो ये एक कमांड हमारी रहेगी, ये रीडेबल करता है कि ये जो आपकी की है इसको अब कोई रीड कर सकता है। दूसरी चीज़ एक कमांड हमें और रन करनी रहेगी। अब ये जो एक्चुअल कमांड है दिस वन, SSH-i दिस, तो ये कमांड एक्चुअल में हमें बोलेगा कि आप कनेक्ट कर रहे हो इस मशीन से। ये कमांड क्या करेगा? ये कमांड हमारी मशीन को कनेक्ट करता है EC2 से। तो EC2 की जो मशीन रहती है उसका पूरा एक्सेस कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास। तो देखो टर्मिनल का एक्सेस आता है, यूआई कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ टर्मिनल का एक्सेस आता है। एंटर किया, ये पूछेगा भाई कंफर्म एक्सेस करना है क्या, तो बोलता है हाँ करना है। एंड अब देखो ये हमारे पास इसका एक्सेस आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा ls, तो अभी कुछ नहीं दिखेगा। बट अगर मैं यहाँ पे कमांड रन करूँ पब्लिक वर्किंग डायरेक्टरी, तो करंट पब्लिक डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आई थिंक होम EC2, ये हमारे पास आता है। तो अब क्या है, अब हमारा ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल एक्चुअल में कनेक्ट हो चुका है इस EC2 मशीन पे, और इस पे अब मैं जो भी इंस्टॉल करना चाहूँ वो बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाता हूँ। हमें ना जो हमारा सर्वर अभी मशीन पे रन हो रहा है, इस मशीन पे बहुत सारा एनवायरनमेंट हमने सेटअप करके रखा है। मतलब ये जो मशीन है इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलो ठीक है। इसके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ इसके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस मशीन पे मेरा जो है अभी करंटली मैक ओएस है, इस पे अभी जो चल रहा है वो लिनक्स है। और दोनों का आर्किटेक्चर अलग अलग है, ध्यान से सुनना। इन दोनों की पहले कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं कि भाई दोनों मशीन कैसी कैसी हैं। तो मैक ओएस आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर है आर्म बेस्ड। ठीक है, आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर। अगर इस मशीन की बात करें तो ये है अपनी amazon
लिनक्स और जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर क्या है, एएमडी बेस्ड आर्किटेक्चर है। हाँ, दोनों आर्किटेक्चर अलग अलग है। तो ये प्रॉब्लम करेगा आगे जाके, देखेंगे। बट अब जो ये मेरी मशीन है, इस मशीन पे नोड जेएस इंस्टॉल है, नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो लेकिन ये नोड जेएस जो है, ये इस मशीन पे अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। मतलब देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ। टर्मिनल पे यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा नोड हाइफन हाइफन वर्जन। ये मुझसे बोल देगा, मना कर देगा कि भाई नोड कमांड नॉट फाउंड, कि जो नोड है वो इंस्टॉल तो यहाँ पे आपने किया नहीं, उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, वो मिला ही नहीं हमें तो। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो ये जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम, कोड तो है कि भाई कोड तो अभी हमारी मशीन पे एग्जिस्ट करता है, वो कोड तो हमें यहाँ पे लेके जाना है। लेकिन उससे पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो इस मशीन का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हमारा कोड इस मशीन पे रन हो पाए। वरना कोड लिख के चले जाओगे, नोड की वहां पे कमांड रन करोगे मशीन पे, वो एरर दे देगा कि भाई नहीं, नोड जेएस तो आपने इंस्टॉल किया नहीं। तो वैसा तो नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है? अब हमें पहले तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। लेकिन अब एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब क्या? हमारा जो एक्चुअल, जहाँ पे मैं एक्चुअल कोड को लिख रहा हूँ वो एनवायरनमेंट, और जो मेरा डिप्लॉयमेंट, जो मेरा प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, वो दोनों अलग-अलग हो सकते हैं। मतलब अभी तो हम सेम ही क्रिएट करेंगे। हाँ, अभी तो हम सेम क्रिएट करेंगे। जैसे कि अभी जो मेरी मशीन है, दिस वन इज़ द करंट मशीन आई हैव। सो इसमें अगर मैं नोड का वर्ज़न तुम्हें दिखाऊँ तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 22.20। तो या 22.20.0 ये मेरा करेंट नोड का वर्जन है। लेकिन अब इसमें भी इशू है ना, कि ये हमेशा सिर्फ इतना नहीं रहेगा, हमेशा ये सिर्फ इतना नहीं होने वाला। ये मेरी मशीन पे हो सकता है कि वर्जन 22 इंस्टॉल्ड हो, लेकिन इस मशीन पे मैंने अभी वर्जन 22 इंस्टॉल कर दिया, लेकिन फ्यूचर में जाके हो सकता है कि भाई मैंने अपनी मशीन को अपग्रेड किया, उसमें नोड जेएस का जो वर्जन है वो भी वर्जन 24 या 26 पे पहुंच गया। अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, हमने जो प्रोडक्शन वाली मशीन है इसको फिक्स कर दिया वर्जन 22 पे, नोड के वर्जन 22 पे। ठीक है, ठीक है। अभी जो मेरी मशीन है इस पे भी वर्जन कौन सा है, वर्जन 22 है। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन यार, हमें पता है कि हमारे लैपटॉप हम कभी कभी रीसेट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट करते हैं, उसमें नोड जेएस को भी बार बार इंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और नई नई चीज़ें हम लेकर आते हैं, नया नया वर्जन इंस्टॉल करते रहते हैं। तो हमने एक दिन ऐसे ही क्या कर दिया कि हमने नोड का वर्जन 26 इंस्टॉल कर दिया हमारी मशीन पे, और हमारे सर्वर पे एक ऐसा कोड लिख दिया जो कोड सिर्फ वर्जन 26 पे चल सकता है, वर्जन 22 पे नहीं चल सकता। तो अब समझो, जो हमारी करंट कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज नोड का वर्जन 26 ऑन आवर लोकल मशीन, एंड नोड का वर्जन 22 ऑन आवर प्रोडक्शन मशीन। तब इशू क्या है? इशू ये है कि हमने एक ऐसा कोड लिख दिया जो सिर्फ नोड के वर्जन 26 पे चलेगा, और अब अगर मैं उसी सेम कोड को लेके जाऊंगा मेरी मशीन पे, तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोड का वर्जन 26 नहीं है, नोड का वर्जन कौन सा है, 22, जो कोड सपोर्ट नहीं करता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, पहला तो, कि आप प्रोडक्शन का जो इन्वायरमेंट है एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट आप अपनी लोकल मशीन पे रखो, या दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो एनवायरनमेंट आपकी लोकल मशीन पे है वही एनवायरनमेंट आप अपने प्रोडक्शन पे रखो। तो कैसे कर रहे होते हैं इस चीज़ को, और ये इतना कंसिस्टेंट कैसे होता है, क्यों? क्योंकि देखो, हम अकेले नहीं रहते। जब भी हम एक एप्लीकेशन पे काम करते हैं, हम अकेले नहीं रहते, हम टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। और टीम की मशीन्स अलग अलग होती हैं, हर मेंबर की अलग अलग मशीन है। कोई विंडोज़ पे काम कर रहा है, कोई मैक पे काम कर रहा है, कोई लिनक्स पे काम कर रहा है। तो बहुत अलग अलग मशीन्स रहती हैं। सो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? कौन सी प्रॉब्लम? एनवायरनमेंट की, कि भाई आपका लोकल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, आपकी मशीन का प्रोडक्शन मशीन का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। तो ये एनवायरनमेंट की जो इनकंसिस्टेंसी आती है, इसको सॉल्व कौन करके देता है? डॉकर। हाँ, डॉकर का यही एक यूज केस होता है कि डॉकर आपका जैसा एनवायरनमेंट आपकी लोकल मशीन पे है, वही सेम एनवायरनमेंट वो क्रिएट करके देता है आपकी प्रोडक्शन मशीन पे। सेम सेम जैसा आप अपने मशीन पे चलाओगे, वैसे ही वो आपका कहाँ पे चलेगा, आपकी प्रोडक्शन मशीन पे भी सेम चल रहा होता है, सेम एग्जैक्ट सेम चल रहा होता है। तो वो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हमें नहीं लेनी पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे होगा, मतलब कि कैसे करते हैं होते हैं। तो पहली चीज़, 2 रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि पहले हमें डॉकर इधर पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारी लोकल मशीन पे, और डॉकर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारी प्रोडक्शन वाली मशीन पे, दोनों ही जगह इंस्टॉल करना पड़ता है। अब कैसे इंस्टॉल करना है? तो देखो, अगर लोकल मशीन की बात करें तो ये बहुत ईज़ी है, दोनों में जीयूआई के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले लोकल पे इंस्टॉल करेंगे, तो इधर पे अगर हम देखें डॉकर इंस्टॉल, तो इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज़, हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि आप विंडोज़ में अगर हो तो
यूज़ कर सकते हो, x64 इसका आप यूज़ कर सकते हो। मैक में अगर हो तो मैक में एप्पल सिलिकॉन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। लिनक्स में अगर हो तो लिनक्स के एक उसका अलग सेटअप जाएगा कि आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इनको बस डाउनलोड करना और इंस्टॉल कर लेना, डॉकर डेस्कटॉप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। कैसा दिखता है? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो डॉकर डेस्कटॉप आपका होने वाला है, पहली बार जब ओपन करोगे तो ये कुछ-कुछ ऐसा दिख रहा होता है। थोड़ा बड़ा किया जा सकता है क्या? तो ये कुछ-कुछ ऐसा दिखेगा। कंटेनर्स अभी यहाँ पर नहीं होंगे। तो हमें पहले डॉकर इंस्टॉल किया हमारी मशीन पे। दूसरी चीज़ आपको डॉकर इंस्टॉल करना रहेगा आपकी प्रोडक्शन वाली मशीन पे। तो प्रोडक्शन वाली मशीन पे कैसे इंस्टॉल करना है वो समझते हैं। हमें जब हमारी प्रोडक्शन वाली मशीन पे अगर डॉकर इंस्टॉल करना है तो उस ये जो हमने एसएसएच के थ्रू एक टर्मिनल कनेक्ट किया था, उस पे 2 कमांड्स रन करनी पड़ती है। पहली रहती है sudo dnf update y। तो इससे होता क्या है, जो भी पुराने पैकेजेस सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी पुराने पैकेजेस रहते हैं, वो सब के सब अपग्रेड हो जाते हैं और लेटेस्ट वर्जन पे आ जाते हैं। उनको पता चलता है कि ओके ये सारी चीज़ें नई आई हैं, तो वो अपना यहाँ पे एग्ज़िस्ट हो जाता है। एंड ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है अभी तक ये, क्योंकि काम कंप्लीट कर देता है, तो वेट करते हैं। या कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी चीज़, ये हमारी कमांड क्या करेगी, ये कमांड एक्चुअल में हमारे डॉकर को इंस्टॉल करेगी। अच्छा, डॉकर को एक बार टेस्ट करके देख लें कि डॉकर एग्ज़िस्ट करता है, नहीं करता है। तो डॉकर हाइफ़न हेल्प। तो अभी अगर देखोगे तो डॉकर नॉट फाउंड। अब कमांड हम यहाँ पे रन करेंगे, डॉकर डीएनएफ इंस्टॉल हाइफ़न वाई डॉकर। तो डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल हुआ और स्पीड तुम देख रहे हो, जो रिलायबल एक स्पीड होती है दैट इज़ 101 एमबीपीएस। सो ये एक स्पीड हमें देखने को मिलती है और कांस्टेंट इतनी स्पीड रहती है। बड़ा सा बड़ा कुछ भी डाउनलोड कर लो, बहुत ईज़िली बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा बट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारी कमांड है ये कंप्लीट हुई। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉकर हाइफ़न हेल्प, तो ये बढ़िया तरीके से डॉकर अपना यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो बढ़िया है। अब जो हमारी दोनों मशीन्स है, दोनों मशीन्स पे लोकल मशीन पे भी डॉकर इंस्टॉल है, जो मेरी प्रोडक्शन मशीन है इस पे भी डॉकर इंस्टॉल है। बढ़िया तरीके से दोनों पे सेटअप हो चुका है। अब हम करेंगे क्या? डॉकर एग्ज़ैक्टली कैसे दोनों एनवायरनमेंट, या आप बोल सकते हो कि लोकल पे भी सही एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है और प्रोडक्शन पे भी सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, ये कैसे करता है? तो डॉकर क्या करता है, डॉकर बोलता है कि भाई मैं एक इमेज क्रिएट करूंगा। इमेज क्या होती है इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो देखो, इमेज कुछ ऐसी होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़। एक सर्वर चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो चार चीज़ें होती है एग्जैक्टली। क्या क्या? हमें सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, लाइक अगर आपने अभी तक कहीं पे भी सर्वर चलाया है तो उसमें या तो वो विंडोज़ पे चलाया होगा, या वो मैक पे चलाया होगा, या लिनक्स पे चलाया होगा। इन तीनों के अलावा अभी तक कहीं और नहीं चला होगा। तो हमें सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। देन वी विल नीड the Node.js। Node.js द रन टाइम वी हैव, जो एक होता है अपने पास Node.js जावास्क्रिप्ट को रन करने के काम में आएगा। देन वी हैव द डिपेंडेंसीज मीन्स लाइक एक्सप्रेस.js। जो एक्सप्रेस.js है वो अपनी डिपेंडेंसीज होती है। तो डिपेंडेंसीज में से एक होती है, और भी अपने पास डिपेंडेंसीज होती हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसीज हमें चाहिए। फिर फाइनली हमें चाहिए रहता है हमारा कोड। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक सर्वर को चलाने के लिए, मिनिमम मिनिमम ये चार चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। फिर तो डॉकर एग्जैक्टली इसमें करता क्या है? डॉकर इन चारों चीज़ों को लेता है। अब भले कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम बता सकते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको करना है, वो हम बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मैक ओएस का ही यूज़ करें। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादा लाइट वेट होगा उसके साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। नोड जेएस का वर्जन 22 ही रहेगा और डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस एंड ऑल वही होने वाली हैं। तो डॉकर क्या करता है? डॉकर इन चारों चीज़ों को उठाता है और कन्वर्ट करता है एक फ़ाइल में। हाँ, इन चारों चीज़ों को किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है? एक फ़ाइल में। और उस फ़ाइल को फ़ाइल नहीं बोल रहे होते, क्योंकि डॉकर का यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोल रहे होते हैं इमेज। तो ये क्या हो गई? अपनी इमेज हो गई। तो अब ये जो 4 चीज़ें थी, इन 4 चीज़ों को डॉकर ने कन्वर्ट किया एक फ़ाइल में, लेकिन उसको फ़ाइल ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? इमेज। अब ये जो इमेज है, इस इमेज को हम कहाँ लेके जाते हैं? ये इमेज हम लेके जाएँगे हमारे इस पर्टिकुलर मशीन पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मशीन पे हम डायरेक्ट इमेज को नहीं लेके जा सकते। तो हम इसको पहले कहाँ पे लेके जाते हैं? हम इसे पहले लेके जाएँगे, एक प्लेस होती है जो डॉकर ने खुद बना के रखी है, जिसका नाम क्या है? डॉकर हब। तो डॉकर हब अब क्यों नहीं लेके जा सकते उसको? क्योंकि प्रोटोकॉल अपना वैसा नहीं है। फाइल्स को लेके तो जाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, वो ट्रेडिशनल वे भी नहीं है अपना। तो पहले हम इमेज को लेके जाते हैं हमारे डॉकर हब पे। तो इमेज अपनी पहुंचेगी पहले डॉकर हब पे, और फिर डॉकर हब से ये इमेज हम कहाँ पे लेके जाएंगे? हमारी इस प्रोडक्शन
मशीन पे। तो ये अपना एक वे रहता है कि भाई डॉकर की हेल्प से पहले हम क्रिएट करेंगे एक इमेज जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नोड.जेएस, डिपेंडेंसी और कोड रहेगा। इस इमेज को हम लेके जाएंगे हमारे डॉकर हब पे और फिर डॉकर हब से हम लेके जाएंगे हमारी मशीन पे। और मशीन पे जब ये इमेज एक बार पहुंच गई तो हम बस इसको रन कर देते हैं और वहां से हम इसको सर्व करना चालू कर देंगे। तो ये अपनी पूरी एक पाइपलाइन रहेगी। तब डॉकर से सवाल आता है कि पहले तो ये इमेज कैसे क्रिएट करने वाले। तो ये इमेज हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फाइल। हाँ, हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो फाइल का नाम क्या रहता है? फाइल का नाम रहता है डॉकर फाइल। हाँ, इसका यही नाम रहता है डॉकर फाइल। एंड एक फाइल हमें और क्रिएट करनी पड़ती है दैट इज डॉट डॉकर इग्नोर। तो डॉट डॉकर इग्नोर ये दोनों चीज़ें रहती हैं। तो देखो डॉकर फाइल के अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे भाई ये इमेज कैसे-कैसे आपको बनानी है, क्या-क्या इंक्लूड रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। लेकिन डॉकर इग्नोर के अंदर हम वो रखते हैं जो इस इमेज का पार्ट नहीं होगा। मतलब कि ये जो फाइनल इमेज बनेगी ना, इस फाइनल इमेज के अंदर ये फ़ोल्डर, ये फाइल्स नहीं होंगी। जो हमारे सिस्टम से एटलीस्ट वहाँ से तो नहीं होंगी, अब वो एग्ज़िस्ट करता है तो करे। तो देखिए, अब डॉकर इग्नोर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ दैट विल बी पहले तो डॉट एनवी फाइल अभी यूज़ नहीं की है बट आगे जाके सीक्रेट्स के लिए अगर यूज़ की होगी तो अभी के लिए रख रहे हैं। फिर एक है हमारी नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर कि भाई नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर वहाँ पे नहीं होगा। तो फिर अब सवाल ये आता है कि अगर नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा तो हमारा सर्वर रन कैसे होगा? वो हो जाएगा, अभी बताऊँगा कैसे। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे डॉट पैम। ये जो डॉट पैम है ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए आपकी डॉकर इमेज के अंदर। क्यों ऐसा? वो इसलिए क्योंकि ये जो डॉकर इमेज है ये डॉकर हब पे जाती है और डॉकर हब पे जितनी भी इमेज जाएँगे वो सब पब्लिक रहती हैं। मतलब कि उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी रन कर सकता है और उनके अंदर से सीक्रेट निकाल सकता है। तो इस वजह से क्योंकि ये जो हमारी पैम फाइल है, इस पैम फाइल के अंदर एक ऐसा सीक्रेट है जिसकी हेल्प से मैं अपनी प्रोडक्शन मशीन पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सीक्रेट हम इमेज के अंदर नहीं रख सकते और इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे डॉकर फाइल। डॉकर फाइल पे अब हमें ये 4 चीज़ों का बताना पड़ता है कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा होगा, नोड.जेएस का वर्ज़न कौन-सा होगा, डिपेंडेंसीज़ कौन-सी होंगी और कोड कौन-सा होगा। ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। तो हमने यहाँ पे बोला फ्रॉम नोड का वर्ज़न 22 नोड वर्ज़न 22 अल्पाइन। तो अब ये इस पता है एक सिंगल लाइन से आपने क्या कर लिया, इस एक सिंगल लाइन से आपने 2 चीज़ें लेकर आ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम और नोड.जेएस। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास ऑलरेडी था ना मैकओएस। हाँ, मैं मुझे पता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी था और नोड.जेएस भी हमारे पास था तो उसको कहीं से और क्यों लेकर आएँगे? वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमारी मशीन का देखो पहली चीज़ इस मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हमारे प्रोडक्शन पे रन नहीं करेंगे। हमारे प्रोडक्शन पे तो ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है। तो जो मेरी मशीन है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं जाएगा और ये प्लस बहुत ज़्यादा हेवी होगा। जो प्रोडक्शन पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मशीन रहती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड रहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा लेकर आएँगे, अब यहाँ पे वो भी नहीं पता चल रहा है कि है क्या, बट ये रहता है लिनक्स। हाँ, ये जो नोड 22 अल्पाइन है, ये तुम बोल सकते हो कि ये एक कॉम्बिनेशन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का और नोड.जेएस के वर्ज़न 22 का। हाँ, तो ये कहाँ से आया? मतलब कि ये किसने बनाया? तो ये डॉकर की जो टीम है, उसी डॉकर की टीम ने इसको बना के रखा है कि भाई ये एक उनने इमेज ये बना के रखी और ये इमेज हाँ, इसको भी अपन इमेज ही बोल रहे थे। वो तो हम क्रिएट कर रहे थे ना, मतलब 1 सेकंड हम कर क्या रहे हैं अभी? देखो, हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं। हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए वो फाइल क्रिएट करेंगे भाई क्या-क्या इंक्लूड करना है। ओके, ठीक है। तो अभी आपने बोला कि ये इमेज बना के रखी किसी ने, नहीं सुनो, देखो ये इमेज बिल्कुल बना के रखी है। ये इमेज बिल्कुल ये इमेज अलग है लेकिन। इस इमेज के अंदर क्या है? इस इमेज के अंदर सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, क्या-क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम और नोड.जेएस का वर्ज़न 22। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? लिनक्स है। अगर मैं इसको सर्च करके तुम्हें दिखाऊँ नोड 22 अल्पाइन सो देखो मैं तुम्हें इसको सर्च करके दिखाऊँगा नोड 22 अल्पाइन तो एआई मोड पे आते हैं। देखो, ये क्या है? द ऑफिशियल डॉकर इमेज बंडल नोड.जेएस वर्ज़न 22 विथ अल्पाइन लिनक्स प्रोवाइडिंग एन अल्ट्रा फास्ट लाइटवेट एनवायरनमेंट। तो इसको किसने क्रिएट किया है? इसको क्रिएट करता है डॉकर की जो ऑफिशियल टीम है वही क्रिएट करता है इसको। तो इसको हमने क्रिएट नहीं किया, नहीं, हमने क्रिएट नहीं किया और ना हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। हम बस इसका यूज़ कर रहे हैं, पहले से क्रिएट करके रखा है इस चीज़ को, बस हम इसका यूज़ कर रहे हैं एज़ अ बेस इमेज के जिसके ऊपर हम क्या लेकर आएँगे, जिसके ऊपर हम हमारी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करेंगे और क्या इंस्टॉल करेंगे हमारे कोड को। ये सारी चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें पहले ही मिल जाती हैं, लिनक्स और नोड.जेएस का। चलो ठीक है, अब डिपेंडेंसीज़ लेकर आनी है। तो डिपेंडेंसीज़ लाने के लिए हम यहाँ पर वर्क डिर
वर्क डीआईआर का यूज़ करेंगे। अब सुनो, ये वर्क डीआईआर ऐप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। ये जो इमेज बन रही है, ये आप बोल सकते हो कि देखो, इमेज किसके ऊपर बन रही है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और नोड.जेएस के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? लिनक्स। अब लिनक्स के खुद के भी तो फाइल्स होंगे, खुद के भी तो फ़ोल्डर्स होंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो सर्वर का कोड हो, हमारे सर्वर की जो फाइल्स हों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स के साथ इधर-उधर बस बिखरी रहें। तो हमने क्या किया, हमने पहले जो लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया ऐप, और इसको बोल दिया क्या? वर्क डायरेक्टरी, कि भाई इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करेंगी। अब वर्क डायरेक्टरी हमने डाल दी है। अब पहली चीज़ जो हम रखेंगे, दैट विल बी आवर पूरा की पूरा सर्वर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम लेके जाएँगे। सो कॉपी हम करने वाले हैं सर्वर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी को हम लेके जाएँगे हमारे ऐप फ़ोल्डर के अंदर। तो देखो, अब कॉपी हमने क्या किया कि भाई सर्वर के अंदर, सर्वर जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी, नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा, क्यों? नोड मॉड्यूल्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको पहले ही मना कर दिया कि भाई आप नहीं हो सकते। तो अब देखो, नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा, लेकिन नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के पब्लिक फ़ोल्डर, index.js, package.log.json और package.json, ये तीनों चीज़ें एग्ज़िस्ट करेंगी, तीनों चारों चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही होंगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि index.js के अंदर ये जो हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इधर पे एक और कमांड रन करेंगे, रन कमांड npm install। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपकी जो इमेज बनने वाली थी, उस इमेज के अंदर ऑलरेडी package.json और package.log.json, ये दोनों ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो जब मैं उसके अंदर रन करूंगा npm run install या npm install, तो होगा क्या? package.json और package.log.json के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज थी, वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी और किसमें क्रिएट हो जाएंगे? नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। देखो देखो देखो, मैं तुम्हें ना एक चीज दिखाता हूँ। दिस इज आवर इमेज। इधर पे एक कमांड अपने पास और रहेगी, दिस विल बी cmd node index.js। मैं बताता हूँ होता क्या है। तो देखो, ये जो अपने पास हमने, ये जो तीन, ये एक फाइल अपनी है, इस फाइल से होगा क्या, पहले समझते हैं। तो इस फाइल से हमें एक इमेज मिलेगी, विल गेट एन इमेज। तब लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इससे होने क्या वाला है। तो पहली लाइन का अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मतलब बताऊँ, नोड 22 एल्पाइन फ्रॉम, तो ये हमें एक बेस दे देगा जिसके ऊपर हम आगे चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। अब इस बेस के अंदर क्या होगा? इस बेस के अंदर हमारे पास हमारा नोड जेएस, नोड प्लस जो लिनक्स है, ये चीज़ एग्जिस्ट करेंगी। चलो बढ़िया है। फिर लिनक्स के बाद हमारे पास और क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में क्या है? एक ऐप फोल्डर, वर्क डायरेक्टरी, एक ऐप फोल्डर की बात हो रही है। तो हम इधर पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का नाम क्या होने वाला है? इस फोल्डर का नाम रहेगा ऐप। ऐप फ़ोल्डर इसका नाम होगा। ऐप फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा करंट सर्वर फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें, देखो यही लिखा है ना अपन ने कि सर्वर फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें, इनको कॉपी करो आपके रूट के अंदर, जो अभी क्या है अपना ऐप फ़ोल्डर, क्योंकि यही अपनी वर्किंग डायरेक्टरी है। तो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी आपकी सारी चीज़ें, इन सभी को पेस्ट करो, लेकिन किसको छोड़ देना? नोड मॉड्यूल्स को छोड़ देना। तो अब मैं इसको, तो इतनी जो जो हमारी चीज़ें हैं, ये हमारी चली जाएँगी जो इमेज बनने वाली है उसके अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी चीज़ें चली तो गईं, लेकिन इसमें एक चीज़ अभी मिसिंग है, दैट इज़ नोड मॉड्यूल्स। तब नोड मॉड्यूल्स अगर नहीं होगा, तो जो एक्सप्रेस का हमारा सर्वर है वो रन नहीं हो सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि वो रन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नोड मॉड्यूल्स को लेकर आना है। और नोड मॉड्यूल्स लाने के लिए हम कमांड रन करेंगे npm run इंस्टॉल। तो कमांड की स्पेलिंग npm इंस्टॉल डबल एल आएगा, हाँ। तो इस कमांड को हम करेंगे रन, और रन करने के बाद हमारे पास इधर पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर का नाम क्या होगा? नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। तो ये हो जाएगा अपना एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट। और फिर फाइनली हमने एक कमांड यहाँ पे लिखी है cmd। तो देखो, दो चीज़ें तुम्हें यहाँ पे जानने वाली है, एक रन के साथ यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है, दूसरा cmd के साथ यहाँ पे हो रहा है। तो रन का मतलब होता है, जब हम रन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये तब एग्जीक्यूट हो रही होती है जब आपकी इमेज क्रिएट हो रही है। जब आपकी इमेज क्रिएट हो रही है, तब उस टाइम पे ये कमांड चल जाएगी। लेकिन जो cmd वाली होती है, cmd वाली तब एग्जीक्यूट होती है जब आप इस इमेज को रन करोगे, मतलब कि ये जब इमेज रन हो रही होती है, तब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तब हमारी जो फाइनल इमेज है, ये यहाँ पर बननी चाहिए। सो npm run इंस्टॉल, इसे किया हमने रन। अब कैसे क्रिएट करोगे? तो डिप्लॉयमेंट वाले पे ऑलरेडी हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। एंड इधर पे बस कमांड हम रन करेंगे, बिल्ड डॉकर बिल्ड -t। -t का मतलब होता है कि जो इमेज बनने वाली है, उस इमेज का आप
टैग क्या देने वाले हो, हाइफन टी मीन्स टैग। तो टैग मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक, और फिर डॉट। डॉट का मतलब कि करंट डॉकर फाइल कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए डॉट के भाई करंट फोल्डर में आपको डॉकर फाइल मिल जाएगी। एंटर किया। एंटर करने के बाद एज वी कैन सी इमेज यहाँ पे बनना चालू हुई है, और इस इमेज को हम कहाँ पे देख सकते हैं, तो जो हमारा डॉकर डेस्कटॉप है, इमेजेस में अगर आओगे तो दिस इज आर इमेज। अब इस इमेज को हमें रन करके भी देखना है कि यार ये क्या इमेज, ये रन हो रही है नहीं हो रही है, कैसा चल रहा है। तो उसको देखने के लिए हम इधर पे क्या करने वाले हैं, सो वी एस कोड वी हैव, इमेज हमने क्रिएट की है। इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट सिर्फ हमने रख दिया, टी नहीं आया उसमें, चलो कोई ना। बट इसको रन करके देखते हैं, तो डॉकर रन इमेज। तो डॉकर रन इमेज डिप्लॉयमेंट इसे किया, एंटर। एंटर करने के बाद सर्वर जो है हमारा वो पोर्ट नंबर 3000 पे रन हो रहा है, एंड ये बंद है, डॉकर अपना यहाँ पे चल रहा है। तो क्या अभी मैं अगर पोर्ट पे जाऊंगा तो ये रन हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डॉकर इस सर्वर को रन कर रहा है, एक बोल सकते हो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में। आपकी मशीन पे तो रन हो रहा है ये जो आपका इमेज है, ये जो इमेज आपने बनाई है, ये आपकी मशीन पे अभी रन हो रही है। लेकिन मशीन के अंदर एक काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो एक इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रन हो रही है। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर की चीज़ों को मैं एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। डॉकर इसी तरीके से काम करता है। तो अब कैसे किया जाए? तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ठीक है आप रन करो, लेकिन कुछ थोड़ी चीज़ों के साथ आपको रन करना पड़ेगा। तो ये जो कंटेनर रन हो रहा है, कंटेनर ठीक है ये रन हो रहा है, इसी के अभी के लिए इसे बंद कर सकते हैं। ठीक है बंद होगा, एंड वीएस कोड पे आते हैं। अब देखो इसको हमें रन करेंगे विथ पोर्ट मैपिंग, तो डॉकर रन। अब पोर्ट मैपिंग पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो पोर्ट नंबर 3000 है कंटेनर के अंदर, उसको पोर्ट नंबर 5050 पे मैप कर दो। मतलब कि जो डॉग इस इमेज को रन करने का जो हमें सर्वर मिलेगा पोर्ट नंबर 3000 पे जो रन हो रहा होगा, उसके ट्रैफिक को हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे, पोर्ट नंबर 5050 पे। आई थिंक मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, ये कुछ ऐसा होगा, पोर्ट नंबर 3000 एंड पोर्ट नंबर 5050। थोड़ी कंफ्यूजन होती रहती है यार, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, अगर ये काम नहीं करता है तो अपन दूसरा ट्राई करेंगे। लेफ्ट राइट में अपना काम जनरली हो जाता है, तो हम ऐसा ट्राई कर लेंगे, अभी के लिए इतना ठीक है। तो अब देखो रन करते हैं, तो इससे मीनिंग हुआ क्या, मतलब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि जब आप इमेज को रन करोगे, इमेज को रन करने के बाद आपका सर्वर जो पोर्ट नंबर 3000 पे रन हो रहा होगा, उसके उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे जाएगा, उस पर ट्रैफिक जा रहा होगा अगर हम हमारे मशीन पे पोर्ट नंबर 5050 पे रिक्वेस्ट करेंगे। देखो एंटर किया। एंटर करने के बाद अब अगर मैं आता हूँ लोकल होस्ट कॉलन, लोकल होस्ट कॉलन 5050 पे, तो मैं यहाँ पर इजीली एक्सेस कर पाऊंगा। देखो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो जो हमारी इमेज है वो इमेज यहाँ पे बन चुकी है, बढ़िया तरीके से वो रन हो रही है, एकदम बढ़िया चल रहा है। नहीं, अभी प्रॉब्लम है, डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा हैंडी लेंदी होता है काइंड ऑफ। मतलब प्रॉब्लम क्या, देखो प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने इमेज क्रिएट की है, मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में कुछ डिफरेंस थे हमारी लोकल मशीन और हमारी प्रोडक्शन वाली मशीन पे। वो थे पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर है ये अलग है। मेरी लोकल मशीन पे जो आर्किटेक्चर है वो आर्म बेस्ड है, क्योंकि मैं सिलिकॉन एप्पल M1 सीरीज का वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर है, लेकिन जो प्रोडक्शन पे हमने मशीन लगा के रखी है उसका आर्किटेक्चर क्या है, AMD बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डॉकर जो इमेज क्रिएट करता है उसके अंदर सारी चीज़ें तो रहती हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, नोड जेएस रहता है, डिपेंडेंसीज रहती हैं और कोड रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जिस मशीन पे हमने क्रिएट किया है उस मशीन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। तो डॉकर ने अभी ये जो इमेज क्रिएट की होगी, ये किस आर्किटेक्चर पे क्रिएट की होगी, आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर पे। लेकिन इस इमेज को रन कहां पर होना है फाइनली जाके, AMD बेस्ड आर्किटेक्चर पे। तो क्या ये रन नहीं हो पाता? नहीं, ये नहीं हो पाता। मतलब कैसे, मतलब डॉकर का तो यही काम था ना कि वो इन्वायरमेंट को सेम करते, हाँ उसका वही काम था। उसने आपके नोड के एनवायरनमेंट को सेम कर दिया, आगे जाके कुछ और डिपेंडेंसीज रहती हैं उनको भी सेम कर देगा, वो सिंक पे रहेंगी वो। लेकिन वो आर्किटेक्चर को सेम नहीं कर सकता, वो एकदम फिजिकल पे है कि भाई वो एकदम हार्डवेयर लेवल पे चीजें होती हैं, तो उनको वो सेम नहीं कर सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब हम इमेज को क्रिएट कर रहे होते तो इस इमेज को क्रिएट ही हम करें AMD बेस्ड आर्किटेक्चर पे। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए एक अलग कमांड हमें रन करनी पड़ती है, डॉकर बिल्ड एक्स बिल्ड -t डिप्लॉयमेंट। इस बार नेम हम सही देंगे, डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक
एंड डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक बिल्ड बिल्ड हमने यहाँ पे दे दिया एंड एक चीज़ हमें यहाँ पर और देनी पड़ेगी, दिस विल बी हाइफन हाइफन प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिनक्स स्लैश ए एम डी, लिनक्स ए एम डी 64 आई थिंक, एंड फुल स्टैक, और लास्ट में हमारे पास आएगा डॉट हाइफन हाइफन लोड। तो ये एक कमांड होती है, ये कमांड आपकी एक्चुअल एक ऐसी इमेज क्रिएट करेगी जिसका आर्किटेक्चर ए एम डी 64 पे होगा। इसे किया एंटर, एंटर करने के बाद आप प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, टाइपोज होते रहते हैं वो तो। प्लेटफॉर्म, चलो स्पेलिंग सही है, इमेज हमारी क्रिएट हुई। अब ये जो आपने डिफरेंट आर्किटेक्चर के लिए इमेज क्रिएट की है, इसको डॉकर डेस्कटॉप में अगर जाके देखोगे तो इस पे एक अलग टैग आता है। क्या आता है? AMD 64, ये एक अलग टैग आ रहा होता है। तब सुनो, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने फाइनली एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है जो इमेज हम हमारी फाइनल मशीन पे चला सकते हैं। अब बस करना क्या है, इस इमेज को हम कहाँ पे पुश करेंगे? हमारे डॉकर हब पे। अब डॉकर हब पे तुम लेके जा सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए डॉकर हब पे तुम्हारा एक अकाउंट होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ तुम्हें उस पे टर्मिनल पे लॉगिन करना पड़ेगा। कैसे? तो देखो, ब्राउज़र पे आएंगे, ब्राउज़र पे आने के बाद तुम इधर पे रखना डॉकर हब, एंटर किया, एंटर करने के बाद पहली वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट पे करना क्लिक, और इधर पे कर सकते हो साइन अप। तो साइन अप करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन है, कंटिन्यू विद गिटहब का ऑप्शन है। तो कंटिन्यू विद गूगल पे जा सकते हो, वरना गिटहब पे भी जा सकते हो। तो अभी गिटहब पे चलते हैं, गिटहब, ओके इस पे नहीं है तो चलो कंटिन्यू विद गूगल। अकाउंट क्रिएट होना चाहिए अभी के लिए तो। ओके, तो मेरा अकाउंट आई थिंक ऑलरेडी क्रिएटेड था इधर पे, तो चलो अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, नाइस। तो अब कहाँ चलना है? वापस चलना है टर्मिनल। तो डॉकर हब पे हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया, डॉकर लॉगिन, ये कमांड आप यहाँ पे लिखोगे, करोगे एंटर, एंटर करने के बाद टू लॉगिन विद डिफरेंट अकाउंट, लॉगिन सक्सीड, फॉलो द डॉकर लॉगिन। ठीक है, तो ओके आई थिंक मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ टर्मिनल पे, तो इसलिए वो बोल रहा है। मैं लेकिन कमांड आपको बताऊंगा कि आपको कमांड कौन सी रन करनी है। सो सेम कमांड आपको रन करनी पड़ेगी डॉकर लॉगिन पे। ये क्या बोलेगा, या लेट्स से आई थिंक मैं इसको लॉग आउट करके एक बार दिखा देता हूँ, लॉग आउट, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो चलो, एंड अगेन डॉकर लॉगिन, यप। सो अब देखो ये मुझसे क्या बोल रहा है कि भाई डॉकर लॉगिन मैंने किया, इसने बोला कि आप इस यूआरएल पे चले जाओ। चलो तो पहले ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे जाते हैं, ब्रेव, एंटर किया, एंड ये फिर मुझसे मांगे एक एक्टिवेशन कोड, तो ये सेम एक्टिवेशन कोड आप यहाँ पे दे सकते हो। सो पेस्ट किया और कंटिन्यू किया। तो कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म, सेटअप हो गया, एंड थोड़े टाइम के बाद आई थिंक ये कंप्लीट कर देना चाहिए, यप। तो लॉगिन यहाँ पे हो गया सक्सीड, विच इज़ गुड। तो लॉगिन करना बहुत ईजी है। जब एक बार लॉगिन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? देखो, लॉग आप डॉकर हब आपने सेटअप कर लिया, अब बस इस इमेज को आपको लेके जाना है डॉकर हब पे। अब ये बहुत ईजी है, तो इसके लिए बस आप कमांड रन करोगे टर्मिनल पे, डॉकर पुश, और जो आपकी इमेज है दैट इज डिप्लॉयमेंट हाइफन फुल स्टैक, एंटर किया, एंटर करने के बाद यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट टू पुश रेफर रिपोजिटरी फुल स्टैक टैग डजंट एग्जिस्ट डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक लेटेस्ट। ओके, डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक लेटेस्ट ये टैग एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं ये टैग एग्जिस्ट करता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके, कोई इशू नहीं है, बस हम एक स्टेप मिस कर रहे थे, दैट इज़ हम जब यहाँ पर आएंगे तो हमें एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जब तुम लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डॉकर हब का, डॉकर हब पे करना क्लिक, क्लिक करने के बाद इधर पे एक रिपोजिटरी ओनली एग्जिस्ट करती है, तो इधर पे एक और रिपोजिटरी मैं क्रिएट करूँगा। सो इसका जो नाम रख सकते हैं, वी कैन नेम इट डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक, इसे किया एंटर, पब्लिक रिपोजिटरी है, चलो ठीक है पब्लिक रिपोजिटरी अभी रख देते हैं, क्रिएट किया, एंड क्रिएट करने के बाद नाउ वी हैव द टैग्स पार्ट, चलो ठीक है। सो अब जो हमारी रिपो है ये क्रिएट हो चुकी है। क्रिएट होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो एक कमांड पहले रन करनी पड़ती है दैट इज टैग। तो अब वो टैग हम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो पहले हम यहाँ पर कमांड रन करेंगे डॉकर टैग, और टैग में हम यहाँ बोलेंगे डिप्लॉयमेंट, जो हमारी करंट इमेज हमने क्रिएट की थी उस इमेज का नाम यहाँ पे बोलेंगे टैग डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक कॉलन लेटेस्ट, एंड फिर ये अपना जाएगा अंको डॉट आई ओ स्लैश डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक कॉलन लेटेस्ट, एंड इसे कर देंगे
एंटर। तो नो सच फाइल डिप्लॉयमेंट फुल स्टैक कॉलन लेटेस्ट। ओके बट इट शुडंट बी फुल। ओके, इस इधर पे भी टाइप है हमारा एक। सो फुल स्टैक की जगह यहाँ पर होगा सिर्फ एक एल है वहाँ पे, तो ये भी एक टाइपो है, बट ठीक है, टाइपो होते रहता है उसके भी। अब फाइनल जो हम यहाँ पर एक इमेज रन करेंगे, वाह, या कमांड रन कर रहे होंगे, सो दिस विल बी, एंटर किया, डॉकर पुश, डॉकर जो टैग है दिस विल बी लेटेस्ट, एंटर किया। तो अब एक्चुअल जो हमारी इमेज है वो इमेज पुश होना चालू हो गई हमारे डॉकर हब पे। तो डॉकर हब पे हमारी इमेज अब पुश होना चालू हो चुकी है। अब पुश होने के बाद अब बस बहुत सिंपल सा काम बचा है, डॉकर हब पे हमारी इमेज पहुंच गई। इस इमेज को लेकर आना है हमारी प्रोडक्शन वाली मशीन पे। तो इस मशीन पे लेकर आने के लिए जो हमारा वी एस कोड है, इस पे जो हमारा जेड एस एच था, आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, कोई इशू नहीं है, सी डी डॉट डॉट वापस से, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जो सेम कमांड है, आप ये जो लास्ट वाली कमांड है इसको वापस से रन करना, तो कनेक्ट हो जाएगा। एंटर किया एंड डिनाइड पब्लिक दिस रिकॉर्डिंग। ओके, मैं ज़्यादा अंदर चला गया। डिप्लॉयमेंट क्लियर, एंटर किया। सो यप, अब हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट करने के बाद अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चलेंगे पहले तो डॉकर पुल कमांड। तो जो हमने एक इमेज को पहले पुश किया था हमारे डॉकर हब पे, उसी को मैं यहाँ पे वापस से पुल करूँगा। मतलब पुल करना मतलब क्या, हमारे मशीन पे लेकर आना। तो पहले तो इसे हम लेकर आएंगे हमारी मशीन पे, डॉकर पुल कॉलन लेटेस्ट। पुल करना मतलब क्या, पुल करना मतलब है कि जो इमेज हमारी इस मशीन डॉकर हब पे जा चुकी है, उस मशीन को लेकर आ रहे हैं हमारी उस इमेज को लेकर आ रहे हैं हमारी प्रोडक्शन मशीन पे। तो इसका मतलब होता है पुल करना। तो एंटर किया, कैन नॉट कनेक्ट टू डॉकर डायमॉन एट यूनिक्स, इज द डॉकर डायमॉन रनिंग। ओके, सो जो हमारा डॉकर है वो स्टॉप हुआ है। एक एरर आई थी कि जो हमारा डॉकर है वो कभी कभी बंद हो जाता है चलना अचानक से, तो उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। इंस्टॉल्ड था हमारे पास ऑलरेडी लेकिन बंद हो गया था, तो हमने डॉकर को वापस से स्टार्ट किया विद कमांड sudo system ctl start docker। तो ये स्टार्ट हुआ एंड जो हमारी ओरिजिनल कमांड थी दैट इज डॉकर पुल, एंटर किया। तो परमिशन डिनाइड while trying to connect to docker daemon socket at unix post uh, डायल यूनिक्स वर्जन दिस। ठीक है, सो ओके, सो इसी सेम कमांड को रन करेंगे विथ sudo एंटर। एंड अब आई थिंक इसको डाउनलोड करना चाहिए। यप, ये डाउनलोड करना चालू कर चुका है। तो जो हमारी इमेज है ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हुई। अब इसी सेम इमेज को हम यहाँ पे रन करेंगे। सो डॉकर पुल, ये रही अपनी इमेज लेटेस्ट, इसे करेंगे रन। सो डॉकर रन -p, पोर्ट मैपिंग यहाँ पे करना ज़रूरी है। पोर्ट जो यहाँ पे मैं मैप कर रहा हूँ, मैं अभी दोनों को मैप कर रहा हूँ पोर्ट नंबर 3000 पे, मतलब कि होस्ट मशीन पे जो रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 3000 पे जाएगी वही हमारी इमेज के अंदर जो कंटेनर एक्चुअल में रन हो रहा होता है उसके अंदर जाएगी। एंड डॉकर रन p, इसे किया एंटर। सो परमिशन डिनाइन, ओके, अगेन परमिशन डिनाइन है तो इसको सूडो के साथ रन कर सकते हैं। एंटर किया, यप, तो जो हमारा सर्वर ये पोर्ट नंबर 3000 पर रन होना चालू हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि इसको एक्सेस कैसे करना है। तो एक्सेस करना ईजी है। ये जो तुम्हारा पब्लिक आईपी होगा, अगर यहाँ इंस्टेंस पे आओ तो ये जो पब्लिक आईपी है इसको तुम करोगे कॉपी। कॉपी करने के बाद कोई सा ही ब्राउज़र तुम ओपन कर सकते हो, इस ब्राउज़र में ये आईपी दो। इधर पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं, http:// लोकल होस्ट नहीं, जो भी तुम्हारा आईपी है, एंटर किया। और एंटर करने के बाद अब ये लोडिंग स्टेट पे गया है। चलो ठीक है, ऐसा होता नहीं है बट ये लोडिंग स्टेट पे अगर गया है तो इट मीन्स दो चीज़ें हो सकती हैं, सिक्योरिटी या, हाँ, तो दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप बताते हैं कि भाई किन किन पोर्ट से ट्रैफिक अंदर आ सकता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने पहले सेलेक्ट किए थे दैट इज पोर्ट नंबर 80, 22 या 443, तो लेकिन हमने तो एस एस एच, एच टी टी पी एस और एच टी टी पी सेलेक्ट किए थे। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेट ही करते हैं पोर्ट नंबर 80 पे, 22 पे, 443 पे। लेकिन अभी जो हमारा सर्वर है वो एच टी टी पी प्रोटोकॉल का तो यूज़ कर रहा है लेकिन रन कौन से पे चल रहा है, 3000 पे। तो ये एक चीज़ हमें और ऐड करनी पड़ेगी। सो ये जो हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप है, इस सिक्योरिटी ग्रुप में हम आएंगे और एक रूल और ऐड कर रहे हैं, दिस विल बी, सो ऐड रूल, पोर्ट जो इसका होने वाला है, सो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी कस्टम टीसीपी
ऑल टीसीपी अभी बोल सकते हैं और सोर्स जो रहेगा एनीवेयर। तो ऑल सीपी टीसीपी की जगह लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया पोर्ट नंबर 3000 और इसे कर दिया सेव रूल्स। सो आई थिंक जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये अपना चलना चालू हो चुका। तो बहुत फास्ट भी होता है थोड़ा। तो एज यू कैन सी जो हमारा एक एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली होस्ट हो चुकी है और डिप्लॉय हो चुके हैं काइंड ऑफ। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक मशीन एक सर्वर को कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। हमने दो तरीके देखे, वर्चुअल रेंडर, डिजिटल ओशन, ये एक तरीका होता है। अमेजॉन EC2 ये एक और तरीका होता है, लेकिन उन सब में तरीका तो लगभग सेम ही रहेगा। लेकिन अभी तो सिर्फ हमने नॉर्मल डिप्लॉयमेंट देखा है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि CI/CD पाइपलाइन होता है, टेस्टिंग होती है एंड बहुत भी सारी चीज़ें होती हैं। AWS में सिर्फ EC2 नहीं होता डिप्लॉयमेंट के लिए, हमारे पास ECS होता है, हमारे पास कुबरनेटिस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कमेंट कर देना। बहुत आराम से समझेंगे भाई होता क्या है, कौन-सी प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में तब तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।